तो आज जो हम लोग को चर्चा करना है, जिस चीज की चर्चा करना है वो मेन नेट कॉइन है। मेन नेट कॉइन है। कल इसके पहले टेस्ट नेट कॉइन की मैं चर्चा किया था। देखिए, ये सब ऐसे टॉपिक है, हम ये नहीं कहेंगे कि जानना इसको बहुत जरूरी, ना जानेंगे उनको भी विड्रावल आएगा, जानेंगे उनके पास भी विड्रावल आएगा। बस फर्क क्या पड़ जाता है, पैनिक सिचुएशन का हो जाता है। फर्क क्या पड़ जाता है, पेशेंस का हो जाता है। आपको किसी चीज के बारे में अगर कंफर्म पता होता है, उसके बारे में प्रोसेस पता है, तो आप पैनिक नहीं होंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप इधर से उधर आप मतलब नहीं करते रहेंगे, 10 जगह आप नहीं खोजते रहेंगे करने क्या अपडेट कौन क्या दे रहा है, कौन यूट्यूबर क्या बोल रहा है, वो लगता है कि वो सही बात बोल रहा होगा। वह सारा चीजें जो है, आपको नॉलेज जब बढ़िया से आपके पास होता है, तो आप बहुत माइंड फ्री आपका रहता है, बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और वही न रहेगा तो कोई भी झूठ भी बोलते रहेगा, उसका बात आपको सही होते रहता है। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है मेनेट कॉइन, जो पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा ना, तो कोई जिक्र इसका नहीं करता हुआ नजर आता है। कोई भी, मैंने भी देखने का प्रयास किया कि मेनेट के ऊपर कोई कुछ बोला है क्या, तो कोई किसी किसी तरह का कोई वीडियो नहीं मिल पाया है। तो फिर भी इसका रोड मैप में दिया हुआ है कि Q3 में जो है मेनेट कॉइन हम लॉन्च करेंगे। तो हम इसका चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से चर्चा करेंगे कि मेनेट कॉइन होता क्या है ना। मेनेट कॉइन होता क्या है, तो सबसे पहले मेनेट कॉइन होता क्या है इसी को जानना जरूरी है। तो वैसा कॉइन, वैसा क्रिप्टो करेंसी जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो, वैसा क्रिप्टो करेंसी जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो, और ब्लॉकचेन तो हो ही, साथ साथ उसका अपना नेटवर्क हो। हाँ, नेटवर्क होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल हो, प्रोटोकॉल, और उसकी अपनी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी हो। ये बातें का जिक्र अगर होता है, अगर है, तो वही कॉइन जो होता है मेननेट कॉइन कहलाता है। आप जो और हम जो बाइनांस को देखते हैं, बीएनबी कॉइन को देखते हैं, वो भी मेननेट कॉइन है। पॉलीगन को देखते हैं, वो भी क्या है, मेननेट कॉइन है। इथेरियम का कॉइन जो ईथर है, वो भी मेननेट कॉइन है। धरती का पहला मेननेट कॉइन इथेरियम है। इस धरती पर का पहला मेननेट कॉइन कौन सा है, तो वो इथेरियम है, क्योंकि उसके अंतर्गत ई नेटवर्क भी है, उसके अंतर्गत क्या है, आपका प्रोटोकॉल भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, बीट कॉइन भले भी एक कॉइन है, वो मदर कॉइन जरूर है, लेकिन उसके अंतर्गत आप जो है सारा चीजों को मैकेनिज्म नहीं देख सकते हैं, जिसके कारण वह एक सिर्फ एक कॉइन के अंतर्गत आता है। तो मेननेट कॉइन क्या है, हो गया, किसको कहते हैं, कि वैसा कॉइन जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो। अपना ब्लॉकचेन तो होना ही चाहिए, है ना, अपना नेटवर्क होना चाहिए, अपनी प्रोटोकॉल होना चाहिए, और अपना टेक्नोलॉजी होना चाहिए। वही कॉइन कहलाता है, मेननेट कॉइन कहलाता है। तो बात ये समझ में आ गया होगा कि मेननेट कॉइन कहते किसको है ना। अब चलते हैं कि मेननेट कॉइन से फायदे क्या क्या हो सकते हैं, है ना, मेननेट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहला कि इसका फीचर की बात करते हैं, तो इसका फीचर्स में आता है कि मेननेट कॉइन का अपना नेटवर्क होता है, अपना एक नेटवर्क होता है। अब बातों को रिलेट करेंगे और समझेंगे भी, है ना। टीएफटी जो है वो मेननेट कॉइन बनेगा, तो क्या हमें देखने को मिल सकता है, आज के डेट में जो है, अगर आप किसी के पास यूएसडीटी ट्रांसफर करते हैं, किसी के पास भी कोई यूएसडीटी आप ट्रांसफर करते हैं, तो आपको वहां पर एक नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है ना। जैसे आपके बाइनांस पर यूएसडीटी है, अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, तो उसका तो एड्रेस आपको कहीं
कॉपी करना पड़ता है। तो उसका एड्रेस जैसे कॉपी करते हैं तो आप पहले पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये बताइए कि आपका कौन सा है जो नेटवर्क पर है, तो नहीं समझ में आता है। तो फिर बोलते हैं अच्छा TRC20 वाला भेजना है कि यू बेप 20 वाला भेजना है कि ERC20 वाला भेजना है कि बेप 2 वाला भेजना है कि OPAPB वाला भेजना है, ये कौन सा वाला भेजना है। तो आपका कहता है कि चलिए ठीक है हमको बेप 20 वाला भेज दीजिए। यही बेप 20 क्या है, इसका नेटवर्क हो। किसका नेटवर्क ये बेप 20 है, तो बाइनांस का ब्लॉकचेन का मेनेट कॉइन का यह जो है नेटवर्क है। इसको आप सेलेक्ट करते हैं, है ना। तब दोनों जगह का नेटवर्क एक जैसा एक होना चाहिए, तभी आप तो कोई भी क्रिप्टो को सेंड कर पाते हैं। जैसे यूएसडीटी भी एक तो क्रिप्टो ही है, वो स्टेबल कॉइन है। तो आपको यूएसडीटी को आपको सेंड करना है तो नेटवर्क को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मेनेट में ही एक फैसिलिटी होती है कि आपको ये सिलेक्ट आपको नेटवर्क को देखने को मिलता है ना। फिर आप ये बेप 20 किसका हो गया, तो बेप 20 जो है बाइनांस का नेटवर्क है। अब बाइनांस का जो है तीन तीन नेटवर्क है, ठीक है। इसके पहले बेप 2 भी होता था, लेकिन अब जो है इसको खत्म कर दिया है, 2 से 4 महीना पहले इसको हटा दिया है, ठीक है। और एक और जो है आपका OPBNB, OPBNB जो है इसका नेटवर्क है। तो तीन नेटवर्क है बाइनांस का है, जिसमें से जो है आप जो बहुत ज्यादा प्रचलित जो है बेप 20 है। तो बेप 20 क्या है आपका, इसका नेटवर्क होता है, मेनेट कॉइन का अपना नेटवर्क होता है, तभी होता है। हर किसी कॉइन में है, अब देखते हैं डॉज कॉइन में आप ऐसा देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो दैट मीन्स नहीं है, मेनेट कॉइन नहीं है ना। ट्रॉन का क्या है, ट्रॉन का भी अपना नेटवर्क है। तो ट्रॉन अपना क्या हो गया आपका, तो है मेनेट कॉइन है। ट्रॉन का कौन सा नेटवर्क होता है, तो TRC20 होता है, ठीक है। ये TR किसका है, ट्रॉन का, ट्रॉन का है। तो ये सब चीजें जो है नेटवर्क होता है इसका। इथेरियम का क्या है, तो इथेरियम को बोलते हैं ERC बोलते हैं, ERC बोला जाता है नेटवर्क को, ERC20 बोला जाता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी क्रिप्टो को सेंड कर पाते हैं। तो ये मेननेट में ही फैसिलिटी होता है ना। और ये नेटवर्क ये बताता है कि आपका सेम टू सेम रहेगा, तभी आपका कोई क्रिप्टो को आप सेंड कर सकते हैं। और हर किसी का भेजने का टाइम पीरियड अलग है और गैस फी अलग है। अगर सेम टू सेम पर भेजते हैं तो अपने ब्लॉकचेन से भेजा जाता है, तो उस स्थिति में गैस फी नहीं लगता। जैसे बाइनांस पर है आपका कोई भी क्रिप्टो, अब बेप 20 से आप भेज रहे हैं, तो बाइनांस जो है बेप 20 का ही है, बाइनांस का ही बेप 20 है, तब उस स्थिति में आपको गैस फी नहीं लगेगा। लेकिन बाइनांस पर अगर कोई क्रिप्टो है, अब अगर आप TRC20 को भेजना चाहते हैं, कोई भी क्रिप्टो चाहे यूएसडीटी हो या कोई भी, तो आपको गैस फी आपको लगता है, क्योंकि उसके बदले आपको लेगा, वही तो उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। तो मेन नेट की सबसे बड़ा कमाई क्या होता है, गैस फी से वो पूरा बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो हमारा कॉइन जो है वो क्या बनने वाला है, मेन नेट कॉइन जब होगा तो इसका भी एक नेटवर्क होगा। और कोई दूसरा कोई आके यहाँ पर आके सेंड करना चाहेगा या कोई ट्रांसफर करना चाहेगा, तो इसको क्या लगेगा, गैस फी के रूप में मिलेगा, गैस फी लगेगा। अब गैस फी जैसे ही लगेगा तो इसका यूटिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। इसका यूटिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यूज केस क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और जहां डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रेट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो इसका फायदा ये होता है, हर कोई कॉइन मेनेट कॉइन नहीं बन सकता, हर कोई कॉइन मेनेट कॉइन नहीं बन सकता है। उसके लिए ऐसा ब्लॉकचेन उसको डेवलप करना पड़ता है, तभी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन सारा चीज है। पहला फीचर्स के रूप में क्या हम देख पाए कि इसका अपना नेटवर्क होता है। दूसरा जो इसका चीज जो होता है, बेनिफिट होता है, वो क्या चीज होता है कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम होता है। क्रॉस ब्रिज सिस्टम जो होता है किसमें होगा, तो मेननेट कॉइन में ही होता है क्रॉस ब्रिज सिस्टम।
क्रॉस ब्रिज सिस्टम, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो सीधा सीधा ये बातें लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आपका व्हाइट पेपर में पूर्ण रूप से इसकी चर्चा की गई है कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम का हम पालन करेंगे। क्रॉस ब्रिज सिस्टम होता क्या है, तो मैं बताते चलूं कि अगर आपके पास, मान लिया जाए आपके पास इथेरियम का कोई टोकन है, इथेरियम का, ईआरसी का, ठीक, ईआरसी का है, ERC20 का कोई है, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसको बीएनबी में हम कन्वर्ट करें, सेंड करें बीएनबी में, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेटवर्क का वहां पर सिलेक्ट करते हैं तो सेम टू सेम नेटवर्क होता है, लेकिन ये दोनों ब्लॉकचेन डिफरेंस है, एक हो गया इथेरियम का ऊपर में हो गया और नीचे हो गया बाइनांस का हो गया, ठीक है। तब इस स्थिति में आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपका कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो कॉइन में ये फैसिलिटी होती है क्रॉस ब्रिज सिस्टम का, तो एक नेटवर्क से लेकर दूसरा नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी होती है, तो उसी को बोला जाता है क्रॉस ब्रिज सिस्टम बोला जाता है। ये जो होता है आपका, इसमें कुछ टाइमिंग लगता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत होता है। तो जैसे एक ब्लॉकचेन से दूसरा ब्लॉकचेन में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, इट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं यूज केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपका डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि एक क्रिकेटर जो है, तो लेफ्ट क्या है कि अच्छा फील्डिंग भी कर ले रहा है, अच्छा बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, तो कहीं ना कहीं उसको ऑलराउंडर की संज्ञा देते हैं। और ऑलराउंडर है तो उसका डिमांड निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल एक बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है ना, और फील्डिंग भी बढ़िया कर लेता है। तो एक ऐसा क्वाइन जेकरा में क्या हो, नेटवर्क भी हो और क्रॉस ब्रिज सिस्टम भी का पालन करता हो, तो ये मेननेट में फैसिलिटी होती है, और जिसके कारण उसका यूजेज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसके डिमांड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखिए हम व्हाइट पेपर दिखाकर बात करेंगे, जिसमें क्रॉस ब्रिज, ये देखिए व्हाइट पेपर है, ये है ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर है, ठीक है, ये रोड मैप नहीं है, रोड मैप का दूसरा है। कहीं पर लिखा होगा, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अच्छा रुक जाइए, ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट। चलिए स्क्रीन शेयर होगा, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। चलिए देखिए, देख रहे होंगे कि व्हाइट पेपर है, और इस व्हाइट पेपर पर हमने क्लिक किया, ये व्हाइट पेपर जो है ये ब्लॉकचेन का है ना, ट्रेजर चेन XYZ इसका नाम है, और ब्लॉकचेन का है, सारा चीज जो लिखा हुआ है सारा चीज, तो हम उतना चर्चा नहीं करेंगे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम इसमें चर्चा हुआ है ना, इसमें जो है आपका चर्चा हुआ है, उसी पर हम दिखाकर बात करना चाह रहे थे। लेयर 2 सॉल्यूशन है जेके रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर एक अलग सेशन लेंगे। ये जो लिखा हुआ लेयर 2 क्या होता है, लेयर 1 क्या होता है ब्लॉकचेन, इस पर हम स्पेशल एक चर्चा करेंगे। आपको फिर एक चर्चा इस पर करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर, पीओएस क्या होता है ना, पीओडब्ल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पर है, सीधा लिख रहा है क्रॉस चेन ब्रिज, है ना, क्रॉस चेन ब्रिज, बिल्ड इफिशिएंट क्रॉस चेन ब्रिज टेक्नोलॉजी टू अचीव अ सेट interoperability with mainstream public chain such as Ethereum, Solana, and Base, breaking down information silos। ये कह रहा है कि हम क्रॉस ब्रिज सिस्टम का भी पालन करेंगे। तो ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसा ही बात नहीं कर रहा हूँ,
दैट मीन्स मेननेट कॉइन है, तभी ऐसा कंपनी जो है बात भी कर रही है। तो क्रॉस ब्रिज सिस्टम क्या हो गया कि एक नेटवर्क से, सॉरी, एक ब्लॉकचेन के कॉइन से दूसरे ब्लॉकचेन के कॉइन में कन्वर्ट कर सकता है ना। ये प्रोसेस कैसे होता है? तो कुछ नहीं, उसके लिए एक सेलेक्ट करना होता है कि ब्रिज पर कोई टोकन लॉक हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप इथेरियम से आप बीएनबी पर जाना चाहते हैं, तो ब्रिज पर आप जैसे ही टच करते हैं तो आपका जो टोकन जो है वो इथेरियम साइड पर क्या हो जाएगा, वो जाकर लॉक हो जाता है। फिर उसके बाद बीएनबी चेन पर इक्विवेलेंट टोकन मिंट होता है, मिंट का मतलब बन जाता है, ठीक है। बीएनबी चेन पर, क्योंकि एक ब्लॉकचेन से दूसरा ब्लॉकचेन के टोकन पर हमको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इथेरियम पर लॉक हो गया, और फिर बीएनबी पर उतना ही, मान लीजिए कि 20 टोकन है आपका इथेरियम पर है, ठीक है। आपको बनाना है उसको बीएनबी पर बनाना है, तो आप जैसे ब्रिज पर टच करते हैं तो लॉक हो जाता है इथेरियम पर, और उतना ही 20 जो है 20 बीएनबी जो है आपका बन जाता है, बीएनबी चेन पर बन जाता है, बीएनबी के यानी कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर बन जाता है। अब फिर जब टोकन को वापस भेजना चाहते हैं तो ब्रिज उसको क्या करता है, तो बर्न कर देता है, मतलब जला देता है, और तब फिर क्या होता है बीएनबी चेन पर और इथेरियम चेन पर अनलॉक कर देता है। अनलॉक का मतलब फिर रिलीज कर देता है, यानी कहने का मतलब है कि आपको इथेरियम से और बीएनबी में आपको कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये किसमें फैसिलिटी होती है, मेननेट कॉइन में ही होता है, दूसरा अदर में फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये ऐसा फैसिलिटी रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये होता है। तो क्रॉस ब्रिज सिस्टम को पालन करती है कंपनी। और शेयर करना चाहेंगे अभी, चूंकि व्हाइट बोर्ड जो है लिखते हैं तो कुछ थोड़ा सा मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है कि बोलते जा रहे हैं तो ठीक भी नहीं लगता है। तो दूसरे फीचर को मैं चर्चा किया कि क्रॉस ब्रिज सिस्टम को पालन करता है ना। फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया था क्या कि जहां पर हम कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, जहां पर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका यूटिलिटी बढ़ रहा है। यूटिलिटी बढ़ेगा तो दूसरे दूसरे कॉइन यहाँ पर आएंगे, है ना, इसके पास आएंगे, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटी लेकर बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से उसका यूजेस केसेस बढ़ेगा, निश्चित रूप से जो है उसका क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कॉइन का रेट भी बढ़ता है ना। जैसे सोलोना का हो गया, सोलोना ऐसा ही नहीं है सोलोना हो गया, इथेरियम हो गया, आपका बीएनबी हो गया, पॉलीगन है, ये सब मेननेट कॉइन होते हैं। फिर दूसरी बात, मेननेट कॉइन का फायदा और क्या होता है कि आप जब भी कोई टोकन बनाना चाहेगा, जब कोई टोकन बनाना चाहेगा तो कहाँ पर आता है, किसके ब्लॉकचेन पर बनेगा, तो मेननेट कॉइन वाले ब्लॉकचेन पर ही टोकन बनता है। टोकन जो बनता है मेननेट वाले कॉइन पर ही बनता है। आज टीएफटी जो है अभी टोकन है, तो आपको पता है कि टीएफटी जो है अभी जो है टोकन है। क्यों है? क्योंकि ये जो है आपका वेब 20 पर बना हुआ यानी कि बाइनांस के ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है ना। तो बाइनांस क्या है, आपका मेननेट कॉइन है, तब तो ऐसा बन पाया है। और जितना गैस फी है तो बीएनबी के रूप में देना पड़ रहा है। तो कितना पैसा कमा रहा है एक टीएफटी से, कितना पैसा कमा, समझिए कि आपको टीएफटी देने के लिए कंपनी कितना है, जो बीएनबी का 1 करोड़ रुपया को क्या किया, खर्च कर दिया। और वो किसके पास जाता है, जिसका ब्लॉकचेन होता है उसके पास जाता है, समझ रहे हैं। तो गैस फिर किसको कमाई हो गया, बाइनांस की कमाई हो गया, बैठे बैठे कमाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही जो है हमारा मेननेट कॉइन बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इसको पर कोई ना कोई आएगा प्रोजेक्ट, कहेगा कि हमको एक टोकन बनाना है, क्रिप्टो करेंसी बनाना, तो ठीक है भाई बना लीजिए। और बनाने के लिए तो अलग चार्ज रखेगा, अब जितना बार ट्रांजेक्शन करेगा तो उतना बार क्या हो जाएगा, उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाता है, उतना उसको गैस फी के रूप में पैसा मिलते रहता है। अगर 10-20 प्रोजेक्ट अगर इस पर टीएफटी के ब्लॉकचेन पर आ गया, अपना ब्लॉकचेन जो है ट्रेजर चेन पर, ब्लॉकचेन पर 10-20 प्रोजेक्ट अगर आ जाता है, 10 ही लेते हैं, 10 प्रोजेक्ट आ जाता है,
एक प्रोजेक्ट का अगर 1 लाख कम्युनिटी होता है तो 10 लाख कम्युनिटी हो गया सर। कितना? 10 लाख कम्युनिटी हो गया। और 10 लाख कम्युनिटी अगर अपने टोकन को इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे तो उसको गैस फीस के रूप में रखना पड़ेगा, क्या? टीएफटी रखना पड़ेगा। और जब टीएफटी के रूप में, गैस के रूप में रखना होगा तो उसको एक्सचेंज से जाकर खरीदना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, एक आदमी अगर 10 भी टीएफटी टोकन को रखता है तो 10 लाख है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं। तो एक डिमांड क्रिएट होता है, और जहां डिमांड क्रिएट होगा तो उसका रेट जो होता है हाइप करना ही करना होता है, ऑटोमेटिक रेट बढ़ता है। ठीक है, तो ये फायदा हो जाते हैं। तो टोकन का निर्माण जो होता है मिनट कॉइन पर ही होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब जाते हैं तो इसके बाद और फीचर्स क्या है। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, कहां पर बनता है भाई? नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी का निर्माण जब भी होता है तो ब्लॉकचेन पर होता है। तो ब्लॉकचेन पर, कौन सा ब्लॉकचेन पर? तो मेननेट कॉइन वाले ब्लॉकचेन पर ही यूज होता है, सब ब्लॉकचेन पर यूज नहीं होता है। ठीक है, उसका स्केबिलिटी को देखा जाता है, तो उसका स्पीड क्या है, कितना कम समय में ब्लॉक बन रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ब्लॉकचेन जो आ रहा है ना, और उसमें ब्लॉक जो बनेगा 0.15 सेकंड में बनेगा। इथेरियम का 14 से 15 सेकंड लगता है। ठीक है, आपका 3 से 4 सेकंड बाइनांस का लगता है, 3 से 4 सेकंड बाइनांस का ब्लॉक बनने में लगता है। 3 सेकंड मान के चलिए, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। 3 सेकंड लगता है बाइनांस के लगता है, और जबकि हमारा जो ब्लॉक चेन आ रहा है इतना समय लगेगा, 0.1 सेकंड ब्लॉक बनने में लगता है। जिसका जितना कम समय लगता है ब्लॉक बनने में, उसका ट्रांजेक्शन जो होता है वो उतना ही तेजी से होता है। ठीक है, जितना तेजी से होगा तो अधिक से अधिक क्या होंगे, 1 सेकंड में ढेर सारे लोगों को भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि बाइनांस का जो है 2222 ट्रांजेक्शन 1 सेकंड है, टीपीएस इसको बोला जाता है। और जबकि हमारा जो ब्लॉकचेन बन रहा है वो 80,000 पर सेकंड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक जो हो रहा है, ब्लॉक बनने की अवधि जो है बहुत कम है यहाँ पर है। ठीक है, अभी तक जो सबसे फास्ट जो है वो सोलोना का ब्लॉकचेन का है, जहां पर 65,000 उसका टीपीएस है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड है। उससे भी फास्ट हमारा 80,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि कितना फास्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एनएफटी बनाने के लिए आएगा तो ट्रेजर चेन पर चूज करेगा, तो उसके लिए भी तो गैस फी देना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा किस रूप में देना होगा? टीएफटी के रूप में देना होगा। पैसा का मतलब यूएसडीटी के रूप में नहीं, टीएफटी के रूप में होगा। तो डिमांड क्या होंगे? क्रिएट होगा, और जब डिमांड क्रिएट होगा तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर हालत में बढ़ेगा। तो फायदा ही फायदा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है रिलेट करता है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, है एनएफटी बनता है तो एनएफटी बनने से क्या फायदा होगा? ठीक है, टोकन बनता है, टोकन से बनने से क्या फायदा, ये मैं रिलेट करवा रहा हूँ। इसी तरह से क्या होता है, रेट बूम होता है, उसका यूटिलिटी बढ़ता है, उसका यूज कैसे से बढ़ेगा, ये आएगा तब। तब तो अभी टेस्ट नेट में है, अभी प्रोसेसिंग में है, अभी लॉन्च भी नहीं है, अभी ब्लॉकचेन भी नहीं बना है, अभी प्रोसेस में है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कि कोई भी टोकन बनाएगा, बनाने के लिए आएगा तो क्या करेगा, वो ऐसे ही तो नहीं आएगा, उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बनता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा आपका मेननेट पॉइंट पर ही बनता है ना। आप वेब 20 आज यूज करते हैं, ऐसी है टीएफटी का आप यूज करते हैं, तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसको भारी रकम पैसा देना पड़ता है, उसके ब्लॉकचेन को देना पड़ता है। किस रूप में देना पड़ता है? जिसका यूज करेगा उस रूप में देना पड़ेगा। जैसे बीएनबी के रूप में इसको गैस फी देना होगा, है ना। यूएसडीटी के रूप में पैसा नहीं चलता है, रुपया पैसा नहीं लेगा आपको, वो गैस फी के रूप में ले लेता हूँ। तो उसको गैस फी के लिए क्या करना होगा, उसको बीएनबी खरीदना पड़ेगा। अब बीएनबी खरीद रहा है, डेट मीन्स उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक उसी तरह से इसके ब्लॉकचेन पर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आएगा तो उसको टीएफटी के रूप में गैस फी देना पड़ेगा। गैस फी जब देना पड़ेगा तो अच्छा अच्छा जी, तो पुनः
क्या करेंगे इसको?